Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट 2021 एग्ज़ाम हेतु हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 18 आज आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों देखिएगा, हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 18 है, उसके पूरे 30 क्वेश्चन हैं। बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार कोशिश होना चाहिए कि 25 आप सही कर दो। तो बिल्कुल साथियों, इसी प्रकार से आपका इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा। पूरे 30 प्रश्नों को ही करके जाना, चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी टेस्ट रहने वाला है ये। तो पहला क्वेश्चन है मित्रों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो साथियों, जब आपसे कोई संज्ञा पूछी जाती है और वो किसी वाक्य के द्वारा प्रयुक्त कोई वाक्य है, उसमें कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा है और उस पर अगर पूछी जाए तो वहाँ फिर आपको सिर्फ शब्द को ही नहीं देखना है बल्कि वाक्य को भी देखना है कि आखिर वाक्य में उस शब्द का अर्थ किसी एक व्यक्ति के लिए कहा गया है या उसकी विशेषता प्रकट करता है। तो देखिए कालिदास को, अब ये कालिदास तो भारत का एक व्यक्ति के नाम है ये, ठीक है, तो ये तो व्यक्तिवाचक। कालिदास को भारत का शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का मतलब एक महान कविता साथियों ये इंग्लिश में, तो ऐसे ही भारत में भी एक महान कवि के रूप में कालिदास को माना जाता है। तो मतलब इसकी विशेषता की तुलना यहाँ पर की जा रही है। तो फिर ये जो शेक्सपियर शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, न कि व्यक्तिवाचक। क्योंकि अगर यूं अगर क्वेश्चन होता कि शेक्सपियर बहुत अच्छा कवि था तो उस शेक्सपियर शब्द में व्यक्तिवाचक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर विशेषता अगर किसी की बताई जाए, जैसे सभी छात्र पेपर के बाद कुंभकर्ण बन गए, तो कुंभकर्ण बन गए मतलब बहुत सोने लगे, तो यहाँ फिर कुंभकर्ण में भी जातिवाचक रहेगी। इस प्रकार से आपको देखना है। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण है घुमक्कड़, अड़ियल, सड़ियल और ईर्ष्यावान। तो मित्रों, संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? देखिए, घूमना, अड़ना, सड़ना, इनसे ये सभी तो क्रियाएं हैं, तो फिर ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या एक संज्ञा शब्द है जिससे ईर्ष्यावान, वान प्रत्यय लगने से ये ईर्ष्यावान एक विशेषण बन गया। तो मित्रों, संज्ञा से विशेषण चौथे विकल्प में बना हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन में चौथा विकल्प। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किस विकल्प में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में है? अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया देखना है। रेखा पुस्तक पढ़ती है, मोहन किताब पढ़ रहा है, गीता बाजार जाकर कपड़े खरीदती है और ऐसा लगता है आज बारिश होगी। तो मित्रों देखिए, पढ़ती है वर्तमान में पढ़ रही है क्या? नहीं, ये फिर अपूर्ण में नहीं रहेगा बल्कि सामान्य में रहेगा। मोहन किताब पढ़ रहा है मतलब अभी भी चल रही है उसकी पढ़ाई, तो किताब पढ़ रहा है वो वर्तमान में, तो फिर इसको हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल में ये क्रिया है। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। स्व उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? स्वार्थ, स्वयंवर, स्वाधीन, स्वधर्म। तो देखिए, जो स्वधर्म शब्द है स्व प्लस धर्म से मिलकर बना हुआ है मित्रों। जो स्वाधीन शब्द है ये बना हुआ है स्व प्लस अधीन, इसमें भी स्व उपसर्ग है। जो ये स्वार्थ शब्द है ये बना है स्व प्लस अर्थ, तो इसमें भी स्व उपसर्ग है। लेकिन जो स्वयं शब्द है स्वयंवर, ये बना है स्वयं प्लस वर बराबर स्वयंवर शब्द ये रहेगा। बिल्कुल साथियों, स्वयं, सॉरी ऐसे नहीं बना है, ये बना है स्वयं प्लस वर बराबर शब्द बनेगा स्वयंवर। तो साथियों यहाँ पर स्व उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं मित्रों। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। कुंती प्लस ए कौन्तेय, रघु प्लस ए राघव, कुमार प्लस ए कौमार्य, धन प्लस इक धनिक। तो मित्रों, कुंती प्लस ए कौन्तेय इसी प्रकार से बनता है, बिल्कुल। रघु प्लस ए राघव ही बनता है, धन प्लस इक धनिक ही बनता है, लेकिन कुमार प्लस ए नहीं, कुमार प्लस ये शब्द से होता है कौमार्य। तो साथियों तीसरा विकल्प क्या है? अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प सही है।
नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। तो मित्रों 5वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं शायद 2 बार तीसरा क्वेश्चन आ गया है, तो फिर कुल प्रश्नों की संख्या 31 हो गया आपके। तो चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि एक प्रश्न ज़्यादा मिलेगा आपको बिल्कुल। प्रश्न नंबर 5 है, सभी शब्द शुद्ध है। भगीरथ, कैकई, मुमूर्ष, अहोरात्रि, तदनुकूल, अहल्या, पड़ोसी, रुपया, शीति और ज्योत्सना, अपराहन और प्रज्वलित। तो मित्रों देखिए ये जो मुमूर्ष शब्द है ये गलत है, बाकी भगीरथ, कैकई सही है। अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र होता है, बाकी ये दोनों सही है। पड़ोसी, रुपया, शीति, तो रुपया में बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती है बल्कि छोटे ऊ की मात्रा होती है साथियों, ये गलत है। ज्योत्सना सही है, अपराहन सही है, प्रज्वलित सही है। मतलब यहाँ पर जो चौथा विकल्प है इसके सभी शब्द क्या है, शुद्ध है मित्रों। तो विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। रमा ने कहा कि आज बरसात होगी। यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी, है लिखा था यहाँ पे। जैसी करनी वैसी भरनी, और जब आप आओ तब मुझे बता देना। तो जो संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य होते हैं साथियों, उसमें पहला जो वाक्य आता है जो उसमें संज्ञा शब्द होता है 100%, जैसे रमा एक संज्ञा शब्द है। रमा ने कहा कि, और की भी जुड़ रहा है, तो की से भी जो जुड़े होते हैं वो भी संज्ञा आश्रित होते हैं, इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो साथियों देखिए ये जो लेकिन शब्द है ये लेकिन एक समुच्चय बोधक शब्द है। कैसा शब्द है ये, समुच्चय बोधक। अतः समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है, तो तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। नीला आकाश अति स्वच्छ है। वाक्य में अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी। तो पहली चीज तो विशेषण, इसमें अशुद्धि क्या है साथियों, विशेषण क्या सॉरी अशुद्धि क्या है, इसमें अशुद्धि है नीला आकाश, क्योंकि आकाश क्या होता है, नीला ही होता है साथियों। तो ये जो नीला शब्द है ये क्या है, गलत है। मतलब नीला एक विशेषण शब्द है, अतः इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि रहेगी। विकल्प नंबर 2 सही है। देखिए 8वां क्वेश्चन जो है ये पिछली बार टॉपिक न होते हुए इसमें से क्वेश्चन लिया था मित्रों, इसलिए मैंने भी इसमें से एक क्वेश्चन जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन से विकल्प में लोकोक्ति नहीं है। कालाक्षर भैंस बराबर, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अंधी पीछे कुत्ता खाए, कागज की नाव होना। तो साथियों देखिए कालाक्षर भैंस बराबर, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अंधी पीछे कुत्ता खाए। तो ये तीनों तो क्या है, लोकोक्तियाँ। लेकिन कागज की नाव होना एक मुहावरा है। क्या है, एक मुहावरा। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 9 में। क्लियर है ये भी सभी के। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 10। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। बहुत तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा उठना, हवा में उड़ जाना और बहुत प्रतिष्ठित होना। तो साथियों कोई यूँ कहता है कि वो हवा से बातें करता है, जैसे गाड़ी हवा से बातें करती है, तो बहुत तीव्र गति से चलने के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा। आसमान छूना है, बहुत ऊंचा उठना, हवा से बातें करना नहीं, पहला विकल्प ही रहेगा 100% 10वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। संज्ञा संबंधी पदबंध है। मैं उसे कामचोर कहता हूँ, शेर की तरह दहाड़ने वाले आज तुम चुप क्यों हो, मोहन का भाई सोहन बहुत सोता है, और तकदीर का मारा मैं आज यहाँ पहुँच गया। देखिए ये जो कामचोर शब्द है ये विशेषण संबंधी पदबंध में आ जाएगा, तुम सर्वनाम संबंधी में आ जाएगा, मैं सर्वनाम में आ जाएगा, लेकिन सोहन एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ साथियों ये संज्ञा पदबंध में आएगा। मोहन का भाई सोहन बहुत सोता है। तीसरा विकल्प 11वें में सही है। प्रश्न नंबर 12। किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा। कविता, कपड़ा, आंसू और बात। तो देखिए कविता का तो बनेगा कविताएं, कपड़ा का बनेगा कपड़े, बात का बनेगा बातें, लेकिन आंसू, आंसू खुद एक बहुवचन शब्द है। जैसे आंसू आ गए, अपन यूँ कहते हैं कि आंसू आ गया, ऐसा कहते हैं क्या, नहीं, अपन कहते हैं आंसू आ गए, तो ये खुद एक बहुवचन है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां के बाद में 14वां, तो फिर वो 30 क्वेश्चन हो गया आपके। तो इसी प्रकार से ये इसमें सिस्टम गलत हुआ था। अव्ययभाव समास का उदाहरण है मारा मारी और यथार्थ, जीवन भर और सप्ताह, समक्ष और कन्यादान, प्रतिक्षण और पंजाब। तो मित्रों मैं आपको बता दूं प्रतिक्षण में बिल्कुल अव्ययी भाव है, लेकिन पंजाब में द्विगु है।
इसमें बहुत सी जगह आपको बिल्कुल बहुब्रीहि भी मिल जाएगा। समक्ष बिल्कुल अव्ययी भाव है, लेकिन कन्या को जो दान दिया जाता है वो कहता है कन्यादान, तो ये फिर तत्पुरुष में आ गया। जीवन भर में बिल्कुल अव्ययी भाव है, लेकिन सप्ताह है, 7 दिनों का समुद्विगु आ गया ये तो। और मारा मारी और यथार्थ दोनों में ही साथियों अव्ययी भाव समास है, तो विकल्प नंबर 1 सही है 14वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? उत प्लस श्वेषित उच्छ्वसित, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, दिक प्लस नाग दिंगनाग, और राम प्लस ईश रमेश। तो देखिए राम प्लस ईश नहीं होगा, रमा प्लस ईश होगा। क्या होगा? रमा प्लस ईश बनेगा रमेश, तो ये गलत हो गया। फिर कवि प्लस इंद्र में छोटी की मात्रा ई प्लस ई बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो कविंद्र शब्द लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, तो ये भी गलत हो गया। 2 है उत प्लस श्वेषित, तो उत प्लस श्वेषित तय का चे नहीं होता है, बिल्कुल गलत है साथियों ये, बिल्कुल यहाँ पे पहला भी गलत रहेगा। लेकिन दिक प्लस नाग बराबर शब्द बनेगा दिंगनाग, अतः साथियों तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो मित्रों 16वां क्वेश्चन, हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है। इससे अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है और रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अति उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा दोष नहीं है? बिल्कुल ये तो दोष है कि जो रसानुभूति वाले पाठ हैं उनके लिए कम उपयुक्त है। इसमें मित्रों अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर ज़्यादा बल देंगे, अधिगम पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, ज़्यादा शिक्षण पर, तो ये भी बिल्कुल दोष है। अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है शिक्षण में साथियों, ये भी एक दोष है। लेकिन इसका दोष कौन सा नहीं है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये इसका क्या है? गुण है मित्रों। 16वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है एकाग्र चित्तता का विकास करना, बच्चों में एकाग्र चित्तता का विकास हो, लेखन गति का विकास करना, द्रुत व स्पष्ट लेखन का विकास करना, और उच्चारण क्षमता का विकास करना। तो मित्रों जो श्रुत लेखन विधि है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? राइट आंसर बताओ। देखिए एकाग्र चित्तता का विकास करना, लेखन गति का विकास करना, द्रुत व स्पष्ट लेखन का विकास करना, तीनों ही श्रुत लेखन विधि के उद्देश्य। लेकिन उच्चारण क्षमता का विकास करना ये श्रुत लेख का काहे का उद्देश्य रहेगा? उच्चारण क्षमता तो साथियों आदर्श वाचन वगैरह से इनसे होगी, तो चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, और मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। तो सी का उद्देश्य क्या नहीं है? चौथा तो है रटने की बजाय समझने पर बल दो, तीसरा भी है निदान व उपचार को प्रोत्साहित करो, दूसरा भी है मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाओ। लेकिन पहला सी का उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षक की भूमिका कम करना, इसके लिए थोड़ी सी चलाया है मित्रों, इसलिए प्रथम विकल्प आपका प्रश्न नंबर 18 में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्व देंगे? अनुवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। सबसे ज़्यादा महत्व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण हेतु निगमन का, पाठ्य पुस्तक का, अनुवाद को नहीं बल्कि आगमन को, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है साथियों, बाल केंद्रित विधि है, उदाहरण छात्र स्वयं निकालता है। तो दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 19 में सही है, यही सर्वोत्तम रहेगी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है? बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन का अभ्यास करना, और गंभीर साहित्य पढ़ना। तो पूरक पाठ्य पुस्तक गंभीर साहित्य के लिए थोड़ी देंगे, बलपूर्वक भी नहीं पढ़ने के लिए देंगे साथियों, अतिरिक्त गृह कार्य के लिए भी पूरक नहीं देते, बल्कि वाचन का अभ्यास करने के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक है उसको दिया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है 20वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध और व्याख्या। तो सबसे बेस्ट विधि कहलाती है कक्षा अभिनय, क्योंकि बालक बहुत ही कम व्यय समय और व्यय दोनों की दृष्टि से बहुत कम समय में ही बालक कक्षा में अभिनय करना सीख जाते हैं मित्रों। प्रथम विकल्प सही रहेगा 21वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22,
गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र का निर्माण और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को 12 हटा दीजिए। देखिए, सामान्य ज्ञान गद्य शिक्षण के लिए सामान्य ज्ञान के लिए गद्य शिक्षण थोड़ी किया जाता है। इसका राइट आंसर है भाषा का ज्ञान देना बच्चों को गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 23। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रचित्त करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना और बच्चों को अनुशासन में रखना। तो अनुशासन में रखने के लिए ही क्या कहानी सुनाई जाएगी? नहीं। प्रसन्न रखने के लिए नहीं, बल्कि कल्पना शक्ति उनमें विकसित हो, इसके लिए कहानी सुनाई जाती है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 23 में। कल्पना शक्ति के विकास हेतु ही कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है और काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो देखिए, भाषिक रेखांकन और चित्रांकन प्राथमिक स्तर पर, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि बच्चे चित्र बना रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो वो भी एक लेखन ही है। तो ये लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में जब कक्षा 1 में बालक आता है तो वो रेखांकन कर रहा है, चित्रांकन कर रहा है, तो उसको भी लिखने के अंतर्गत ही सम्मिलित करेंगे साथियों। विकल्प नंबर पहला सही रहेगा आपका 24 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास और शांतिपूर्वक सुनना। तो देखिए, शांतिपूर्वक सुनना भी वैसे चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा दूसरों की बात सुनने में रुचि भी होनी चाहिए आपकी, धैर्य भी होना चाहिए, और वो जो पूछे सुनने के बाद में उसी के अनुसार जवाब भी दे, तो फिर वो सुनना कौशल में सर्वोत्तम रहेगा साथियों। केवल सुनने की क्षमता का विकास ही सुनना कौशल नहीं रहेगा, बल्कि रुचि के साथ सुनिए, धैर्य रखिए सुनते समय और प्रतिक्रिया भी दीजिए। इसलिए दूसरा विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना और व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना। ज्ञान है, सॉरी ये क्या है, ध्यान नहीं है, ज्ञान देना है। तो साथियों देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए मित्रों, जो प्रथम विकल्प है विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, ये तो बिल्कुल उद्देश्य है। शुद्ध उच्चारण के लिए भी उनको प्रेरित किया जाए, छात्रों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में भी सक्षम बनाया जाए, लेकिन व्याकरण के नियमों का विशद या शुद्ध ज्ञान देना, ये तो भाई ज्ञान है। ये मैं वापस कह रहा हूँ, क्या है, ज्ञान। ये भाषा शिक्षण का, हिंदी भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है। 26 में चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय कराना और विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। तो मित्रों, एकांकी पाठों का जो सर्व प्रमुख, जो सबसे मुख्य उद्देश्य माना जाता है, क्या रहेगा? देखिए, लिखना सिखाने के लिए थोड़ी एकांकी पढ़ाते हैं, समीक्षा करना, परिचय कराना ये नहीं, बल्कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना ही एकांकी पाठों का सबसे मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो चौथा विकल्प सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना और कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो सृजनात्मक लेखन तो अच्छा रहेगा, अधूरी कहानी को पूरा करेंगे वो भी सृजनात्मक है। आंखों देखी घटनाओं को लिखेंगे तो अपने खुद के भी विचार उसमें आ जाएंगे, लेकिन प्रतिलिपि वैसा का वैसा लिखना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है साथियों। 28 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 29। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है,
पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है और अर्थ को समझने में मदद करता है। तो जो पाठ्यवस्तु का भावपूर्ण पठन है केवल कविताओं में ही लागू नहीं होगा, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एकमात्र आदर्श रूप यही नहीं है साथियों, अनिवार्य शर्त और पहली शर्त इसे नहीं कह सकते, बल्कि अर्थ को समझने में ये चीज़ हमें मदद करती है। तो 29 में है, चौथा विकल्प सही है। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही बेल आइकन अभी दबाएं साथियों, आज ही अभी ही, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। बिल्कुल रेगुलर एग्जाम तक बहुत ही ग्रेट टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल 150 प्रश्नों वाले भी। तो चलिए यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताएं, किसी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं, और डाउट नहीं हो तो कितने सही हुए ये बताएं साथियों। आज भी बिल्कुल तीनों ही वीडियो जरूर देखना, 3 वीडियो रोज डेली में डालता हूँ। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। तो मित्रों सस्वर पठन भी होता है स्वर के सहित, मौन पठन भी होता है बिना होठ हिलाए, द्रुत पठन भी होता है तीव्र गति से, लेकिन अर्थ पठन जैसा इन्होंने कोई प्रकार नहीं दिया है किसी ने भी, तो इसको पठन के प्रकारों में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट, टेस्ट नंबर आपके ये पूरा 18वां कंप्लीट हो गया है। तो 18 टेस्ट कर चुका हूँ आपके हिंदी के। देखिएगा एग्जाम तक सभी के कम से कम बता रहा हूँ 50 प्लस सभी विषयों के टेस्ट मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, कम से कम 100 किताबों का मैटर पढ़ रहे हो आप, कम से कम बता रहा हूँ 100 किताबों का मैटर कम से कम है ये। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जुड़कर रहो, फायदा जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।